Hello, viewers. Welcome once again to your very own Staff Ka podcast. Today we have with us Colonel Rajendra Kumar Sharma, who has had a long and distinguished service in the Indian Army of close to 40 years. In today's episode, we'll talk about his early life, his childhood, the motivation to join the Indian Army, and his transition of being a soldier to an Indian Army officer. In today's episode, we'll also talk about his first combat experience and some of the operations that earned him three gallantry awards, Kirti Chakra, Shaurya Chakra, and the Sena Medal. We hope you enjoy the episode. Jai Hind. थैंक यू सर स्वागत है आपका स्टाफ का पॉडकास्ट में Thanks so सर very much. तो It's a आप pleasure to be here in your show. Yeah. Thank you. थैंक यू सर प्लेजर इज ऑल माइन सर सो स्टार्ट करते हैं सर आपके अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे Okay. बचपन कैसा था और इंडियन आर्मी में आने का मोटिवेशन क्या था सर Early life. Okay. मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो आए थे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से 47 में पार्टीशन के टाइम पे और उसके बाद जम्मू में वी वर अलॉटेड ऑल दी रिफ्यूजीज वर अलॉटेड सम लैंड वो घर वर बनाने के लिए तो जो प्रेजेंट डे एयरपोर्ट है जम्मू में उसके नज़दीक ये रिफ्यूजीज की एक गांव बसाया गया था प्लेस कॉल्ड गाड़ीगढ़ तो बस मैं भी उसी गांव में पैदा हुआ था 1965 और बाकी बचपना तो वैसे ही था जैसे सब गांव वालों का होता है आई वॉज द इल्डेस्ट इन दी फैमिली और बीइंग इल्डेस्ट वो जो जिम्मेवारियां होती हैं कि घर में हाथ बटाना मदर के थोड़ा काम काज में हाथ बटा दिया खेती में चले गए स्कूल में छोटा मोटा खेतों में भागना खेलना गुल्ली डंडा क्रिकेट क्रिकेट बस वो सब दैट्स हाउ और जब मैं सिक्स सेवन स्टैंडर्ड में पहुंचा तो तब आस्ता आस्ता मेरे को शौक चढ़ना शुरू हो गया फौज का और जब फौज का शौक चढ़ना शुरू हो गया तो मतलब है कि डे बाय डे इट वाज इंक्रीजिंग कि कब मैं एलिजिबल हूँ और फौज में जाऊं और उसके बाद जब एज भी हो गई और 10th भी पास हो गई तो उसके बाद हम चले गए आर्मी में दिस इज हाउ यू नो स्टार्टेड जी सर किसी को देखा था आपने गांव में आसपास जिससे आपको पहली बार लगा कि हाँ फौज में जाना चाहिए अट्रैक्शन क्या था सर अट्रैक्शन यार दो तीन चीजें थी एक तो ब्रिगेडियर जो है राजेंद्र सिंह जिसको सेवियर ऑफ दी जे के बोलते हैं महावीर चक्रा उनका बड़ा नाम होता था बातें होती थी गांव में और मेरे अपने गांव में ही 47 पार्टीशन के टाइम पे ही गांव के क्या हमारे ताऊ जी लगते हैं वो तो ही वॉज दी फर्स्ट वीर चक्रा ऑफ यू नो पोस्ट इंडिपेंडेंस आजादी के बाद जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे वो फर्स्ट परमवीर चक्रा थे जी ये ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह फर्स्ट महावीर चक्रा थे और मेरे ताऊ जी जो थे मतलब के सेकंड कजन उस तरह से ताऊ थे तो वो वीर चक्रा थे तो वो जब आते थे बड़ी टोर फोर के साथ आते थे तो बेसिकली ग्रीन यूनिफॉर्म हाथ में गन तो ये बहुत अट्रैक्ट करती थी मेरे को तो मतलब इट वाज लाइक कि जैसे कोई अच्छा लवर किसी तरह से उसको गर्लफ्रेंड पानी है मेरे को ये था कि फौज में जी जाना सर है जी सर सर आपने वो सेवियर ऑफ JNK का बात किया था हाँ तो वो खिताब क्यों मिला था सर उनको अगर आप थोड़ा वो उस पर ही बता वाज सकें जो स्टेट फोर्सेस महाराजा हरि सिंह के टाइम पे ना जो स्टेट फोर्सेस थी उनका ही वाज द हेड ही वाज द चीफ तो ही वाज फाइटिंग इन द ओके कश्मीर इससे पहले कि इंडियन आर्मी जाके वहां पर पहुंचती तो ही वाज टेकिंग केयर ऑफ यू नो कश्मीर तो इसलिए ओके ठीक है सर तो जब जैसे हमें पता है कि आपने पहले एज अ सोल्जर ज्वाइन किया था एंड उसके बाद आप ऑफिसर बने इंडियन आर्मी में तो सोल्जर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है सर अगर आप प्योर सोल्जर सिलेक्शन प्रोसीजर की पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ पहले तो जी बता देता हूँ कि दो तरह की कैटेगरी हो एक तो ऑफिसर्स उसमें अलग अलग क्लासेस हैं और एक है ये सोल्जर्स वाली कैटेगरी तो सोल्जर में पहले आता है जीडी सोल्जर ठीक है और जो जीडी सोल्जर होता है उसकी अलग से क्यूआर होती है कि इतना पढ़ा हुआ होना चाहिए फिजिकली फिट होना चाहिए मेडिकली फिट होना चाहिए मेरिट में आना चाहिए तो उसको सिलेक्ट करते हैं उसके अलावा बहुत सारे ट्रेडमैन होते हैं जैसे कारपेंटर हो गया टेलर हो गया कुक हो गया तो उनके लिए अलग क्यूआर है क्लर्क्स के लिए अलग क्यूआर है उनकी एजुकेशन थोड़ी सी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए एक आर्मी मेडिकल कोर होती है जहां पर
तो उनके लिए अलग से क्यूआर है कि उनकी मैथ साइंस भी होनी चाहिए। उसके अलावा आरटीजीएसटी होता है, एक रिलीजियस टीचर होता है, तो वो जाते हैं तो उनके लिए अलग क्यूआर होती है। तो इस तरह से ये है सिलेक्शन प्रोसीजर, लेकिन फिजिकली मेडिकली और वो क्यूआर मीट करने चाहिए सारे, और फाइनली मेरिट में भी आने चाहिए। और जहां तक ऑफिसर्स का है, तो ऑफिसर्स का है कि पहले तो एनडीए के लिए आपको 12th के बाद या 12th के दौरान एग्जाम, रिटन एग्जाम देना पड़ता है। जी। और अगर आप रिटन क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी एसएसबी आती है। एसएसबी के बाद मेडिकली फिट हो गए तो आप सीधा पहुंच गए नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे के पास है। उसके बाद आती है टेक्निकल एंट्री। जो टेक्निकल एंट्री है वो भी 12th के बाद, उसमें आपको रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता, लेकिन एक परसेंटेज सेट की हुई है कि इफ यू गेट इतने परसेंट मार्क इन 12th, तो उसके बाद यू कैन अपीयर डायरेक्टली फॉर एसएसबी। तो ये दूसरी तरह की एंट्री है। और उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद सीडीएस एंट्री है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो उसके लिए आप रिटर्न क्लियर करना पड़ता है, देन यू गो टू एसएसबी। और उसके बाद आईएमए देहरादून में आपकी 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है। और दिस इज थर्ड कैटेगरी। एंड फोर्थ इज जो इन तीनों में नहीं हो पाता वेट, तो दैट इज शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो उसके लिए फिर आपको रिटर्न होता है, और उसके बाद एसएसबी होती है, देन यू गो टू ओटीए। तो चेन्नई में भी है, गया में भी है, वहां पर आप ट्रेनिंग करके। और एक और एंट्री है विच इज कॉल्ड एनसीसी एंट्री। तो अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हो एनसीसी में, और उसके बाद आप रिटर्न तो आपका नहीं है आपको, और एसएसबी आप क्लियर कर जाते हो, तो इट इज लाइक स्टार सर्विस कमीशन ओनली, यू गो टू ओटीए फॉर ट्रेनिंग। तो दिस इज हाउ, दिस इज द सिस्टम। जी सर। तो सर ट्रेनिंग कैसी होती है? जैसे आपने ज्वाइन किया था, उसमें ट्रेनिंग कैसी हुई थी सर आपके उस टाइम पे? ट्रेनिंग मैंने तो सारी ट्रेनिंग कर रखी है। पहले सोल्जर वाली कर रखी है, फिर ऑफिसर वाली कर रखी है, जी सर। कमांडो कोर्स कर रखा है, और बहुत सारी तरह की इंडक्शन ट्रेनिंग होती हैं। कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो तो वहाँ पर अलग से ट्रेनिंग है। अगर आप कश्मीर में इंडक्ट होते हो तो वहाँ पर अलग से ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग सारी, मतलब है कि उनका ट्रेनिंग का दर्जा जो है इंडियन आर्मी का स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, वो इस तरह का है कि हम्म। आपने चाइना से लड़ना है, पाकिस्तान से लड़ना है, और यूएन में जाके लड़ना है, और उस तरह के सोल्जर होने चाहिए आप, नंबर 1 इन दी वर्ल्ड। सबने लड़ना है तो एकदम स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होता है सर। जो भी मेरे को टास्क मिलेंगे, जो भी मेरे को ड्यूटी मिलेंगी, जी। उनको पूरा करने के लिए मेरा फिजिकल कैसा होना चाहिए और मेरा मेंटल हेल्थ कैसी होनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड आपको बरकरार रखने, तभी आप ड्यूटी कर पाओगे। जी सर। जी सर, बिल्कुल। सर जैसे आपने वो कमांडो कोर्स की बात करी थी, तो कभी स्पेशल फोर्सेस में जाने का नहीं सोचा था आपने? हाँ, स्पेशल फोर्सेस में एक्चुअली जब मैंने आर्मी ज्वाइन की थी, तो उस टाइम पे ये जी। स्पेशल फोर्सेस, अफसर जवान, रेजिमेंट, ये कुछ नहीं पता था मेरे को। सिर्फ ये मालूम होता था कि ओके। आर्मी है और इनके पास वेपन होता है और ग्रीन यूनिफॉर्म पहनते हैं और बिल्कुल डिसिप्लिन लोग हैं ये। इसके अलावा जी। मेरे को कुछ नहीं पता था। बट आई सैल्यूट, मतलब कि मैं स्पेशल फोर्सेस की बहुत प्रशंसा करता हूँ। बट माय ओन बटालियन 22 ग्रेनेडियर इज नॉट लेस देन एनी एसएस। और यस सर, एब्सोल्यूट। मेरे को फखर है कि मतलब कि नॉन एसएफ होने के बाद भी वो एसएफ से बढ़ चढ़कर काम करती है। दैट इज, जी सर। ऐसी पलटन में होने के बाद क्या एसएफ क्या ना एसएफ, बढ़िया। जी सर। एंड कारगिल वॉर में भी ग्रेनेडियर्स हाँ, रेजिमेंट का बहुत करगिल बड़ा हाथ वार था सर। वार में 2-3 ग्रेनेडियर लड़ी हैं। 18 ग्रेनेडियर टाइगर हिल, जी। बी 14 जी। बटालिक सेक्टर, 16 ग्रेनेडियर इन दराज। और खैर वो डिफेंडिंग बटालियन थे, बट दे वर आल्सो देयर। और बाकी ग्रेनेडियर रेजिमेंट जो है आज की डेट में ऑनर्स और अवार्ड्स में नंबर 1 है पूरी इंडियन आर्मी में। एंड ओल्डेस्ट रेजिमेंट 1778 जी। में रेज हुई थी, 1778 में। जी सर। सर आपने आपके ज्वाइन करने के बाद पहला कॉम्बैट एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे सर। क्या था पहला ऑपरेशन जिसमें आपने कॉम्बैट पहला फेस किया? ऑपरेशन तो बहुत सारे हो चुके थे, लेकिन जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ था, इट वाज इन वैली।
और ये ऑपरेशन सब जगह पे आ जाता है बाय द वे। तो ये कश्मीर में ही था और एक कॉर्डन एंड सर्च जी ऑपरेशन था। पहले गांव की घेराबंदी करना और फिर उसकी तलाशी लेना। तो तलाशी के दौरान हम आमना सामना हो गया। ऊपर मैं हूँ और मेरा कंपनी कमांडर है, सिर्फ 2 लोग, और अंदर बॉक्स के अंदर 5 लोग हैं और पांचों ऑटोमेटिक वेपन और ग्रेनेड वगैरह लेके बैठे हुए हैं। तो फायरिंग हुई दोनों तरफ से। हमने भी गोलियां खाई, उनको भी मारी। एंड रिजल्ट वाज कि हमने 3 को मार दिया, एक बुरी तरह से जख्मी हो गया और एक को जिंदा पकड़ लिया गया। और हम दोनों, मैं और मेरा कंपनी कमांडर मेरे से ज्यादा सीरियस इंजर्ड थे। तो वो पहले कश्मीर में उनकी थोड़ी सी ट्रीटमेंट हुई, फिर वो चंडीगढ़ ले शिफ्ट किया गया उनको। मेरे को 1 महीना श्रीनगर में ही रखा गया। और श्रीनगर के बाद मेरे को 1 महीना सिक लीव दी गई घर पे रेस्ट करने के लिए। और वापस आए और वापस अगेन ऑपरेशन स्टार्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। जी सर। जी। इट लाइफ मूव्स ऑन सर। ओह आप ठीक हो क्या और फिर वापस बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबके साथ ही ऐसा है, इट वाज लाइक दैट ओनली। जी सर। जी सर एब्सोल्युटली। सर पहले कॉम्बैट के टाइम पे डर एक फैक्टर होता है जब आप जा रहे हो ऑपरेशन में, उसको आप कैसे ओवरकम करते हो अगर होता है तो। नहीं, डर तो होता है। ये कोई अगर बोलता है कि डर नहीं होता तो, लेकिन हमारे को जी ट्रेंड इस तरह से किया जाता है कि पहले काफी डर तो निकाल दिया जाता है। इट इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग कि जो कुछ भी हमारे से करवाते हैं उसमें काफी कुछ आपका डर निकल जाता है। और दूसरा, अगर आप वॉलेंटियरली अपनी मर्जी से खुश होके गए हो आर्मी में, और जब फायर आया आगे से तो मैं पीछे मुड़ और दौड़ना शुरू कर दूंगा, तो दैट इज नॉट ए गुड आइडिया ना। फिर मेरे को खड़ा रहना है। राइट। और एंड इज की शाम को आके मेरे को अपने बंदों के सामने खड़ा होना है यार, अपने साथ वालों के सामने खड़ा होना है। तो फिर मैं किस मुंह से खड़ा होऊंगा? और लाइफ में कोई भी फौजी, मेरे को नहीं लगता कि अपना सर नीचे करके चलना चाहेगा। तो इसलिए उस टाइम पे जरूरी ये नहीं होता कि डर है, ये होता है कि डर को कुचल के आगे बढ़ के अपना टास्क कैसे पूरा करना, अपनी ड्यूटी कैसे खत्म करना। जी सर। सर ऐसा कोई ऑपरेशन किया था आपने जेएनके में जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगा था, मतलब मेंटली और फिजिकली सारे भी। ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग होते हैं, ऑल दी ऑपरेशन आर जी वेरी चैलेंजिंग। हर एक में उतनी प्रिपरेशन होती है, क्योंकि सीआई का सबसे बड़ा ये है कि आपको पता नहीं होता कि कौन कहाँ पर छुपा हुआ है और कहाँ से फायर कर देगा। मैं तो उसको ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन वो छुप के पहले से बैठा हुआ है और वो भी अडिग है। उसको भी ये है कि मैं कैजुअलिटी करूंगा, मैं किसी को मारूंगा और ये न्यूज में आएगा और मेरा नाम होगा और कश्मीर के लिए जो हम मुहिम लड़ रहे हैं, तो उसका मैसेज आएगा। ठीक है। तो ऑल दी ऑपरेशन आर चैलेंजिंग। ये तो किस्मत की बात है कि बच के आ गए तो ठीक है, आके ठीक है, सेलिब्रेट किया और अगले दिन के लिए फिर रेडी हो गए। और लग गई, मर गए तो ठीक है, अगेन वॉलंटियरली आई वाज देयर। जी सर। तो सर कश्मीर का टेरेन एक बार समझना चाहेंगे। लोग बोलते हैं कि कश्मीर में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं ऑपरेशनल लेवल पे। तो उसका टेरेन एक बार आप थोड़ा सा बता सकते हैं कैसा होता है और चैलेंजेस क्यों जम्मू होते हैं। कश्मीर का टेरन, पूरे जेएंडके का टेरन जो है, ये इस तरह से कि इट इज मिक्स ऑफ एवरीथिंग। अगर आप पठानकोट ओके। से जम्मू तक चलते हैं तो इट इज टोटल प्लेन। फिर आप जम्मू के सराउंडिंग ये शिवालिक रेंज आ जाता है। उसके बाद जम्मू पीर गली एक जगह है, वहां से जो मुगल रोड है वहां से उस तरफ वैली है, तो ये बीच में पीर पंजाल रेंज आ जाता है। यू हैव लेक, आपके पास चनाब रिवर है, वहां पे आपके पास झेलम है, द बिगेस्ट रिवर। और ग्रीन वेजिटेशन है, वैली है कंप्लीट, सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑल अराउंड। उसके बाद बैरन माउंटेन्स भी हैं जो करगिल द्रास आगे जाके आते हैं। तो जे एंड के मतलब कि ऑल टाइप ऑफ। और अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर की बात करें, पुंछ की बात करें, रजौरी की बात करें, तो ये सारी एरिया ऐसे हैं जो फ्रेंडली है मिलिटेंट्स के लिए। ये टेरन ऐसी है कि इट इज मिलिटेंट फ्रेंडली उनके छुपने के लिए, और उनके लिए सेफ हेवन बन जाते हैं। और जब जी विंटर्स बहुत ज्यादा होती हैं तो उस टाइम पे तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसी टेरन का फायदा उठाते हुए ये जो अंजाम देते हैं मिलिटेंट्स, ये है। अगर पंजाब के प्लेन्स जैसी जगह हो तो मिलिटेंसी मतलब है कि खत्म हो सकती है, लेकिन वहां इस तरह की टेरन है और इस तरह का बॉर्डर है, इस तरह की कि वहां पर इट इज चैलेंजिंग फॉर
बट इंडियन आर्मी इज रेडी टू टेक ऑल द चैलेंजेस, कोई दिक्कत नहीं जी सर, है। बिल्कुल। सर मतलब जितने हम पॉडकास्ट सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि लेट 1980s और अर्ली 1990s में मिलिटेंसी बहुत पीक पे थी वहाँ पे JNK में। तो सर ऐसा क्यों था? वो कोई ओके रीज़न अगर आप बता सको। ओके ओके, नहीं, दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, आई गेस इट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जी मिलिटेंसी। और उस टाइम की मिलिटेंसी, और जब हम ऑपरेट कर रहे थे वहां पर 93 94 में, उस टाइम पे तो इतना मिलिटेंट था, क्योंकि इनिशियली जब ये गए पाकिस्तान ट्रेन होने के लिए, तो ये पूरा इस तरह जी से तैयार होके गए थे कि 100% जो है कश्मीर 6 महीने के अंदर आजाद होने वाला है। हर एक गांव में से 20-20 30-30 का बैच बन के आ रहे हैं, जा रहे हैं। उतनी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी, एलसी पे उतनी ज्यादा गार्ड नहीं थी, और इट वाज फॉरेस्ट बिल्कुल, मतलब है कि 50-50 के लाट में वापस आ रहे हैं। और पाकिस्तान वहां से आईएसआई उनको बढ़िया तरीके से इक्विप करके हथियार देके, अम्युनिशन देके, और एक ही कि तुम आजादी की लड़ाई के लिए जा रहे हो, और 3 महीने की ट्रेनिंग देके। तो उस टाइम पे तो ऐसा था कश्मीर में, जब हम ऑपरेट कर रहे थे, कि किसी को पकड़ के 2 थप्पड़ मारो, 3 थप्पड़ मारो, तो बोलो कि वेपन चाहिए, तो वो बोलता था चलो मैं वेपन दे देता हूँ। हर दिन आपको मिलिटेंट मिल जाता था। रात को कहीं भी चुपचाप निकल जाओ तो वो मिलिटेंट मिल जाते थे। तो देवार में हर गांव में रात को मिलिटेंट होते थे। तो ये तो बाद में आस्ता आस्ता है, बहुत सारी फोर्सेस रेज की, राष्ट्रीय राइफल्स रेज की वहां पर। मतलब है कि बहुत सारे सीआरपीएफ बीएसएफ को इंडक्ट किया, स्टेट पुलिस को तैयार किया गया, तो उसके बाद जाके ये काबू में आया। तो इनिशियली इट वाज इन मैनी, हर गांव में 20-20 30 मिलिटेंट बैठे होते तो अब तो सर फिर तो उस हिसाब से तो अब तो काफ़ी कम हो गया है थे। ओ, अभी तो कम क्या हो गया, शुरू के हिसाब अभी से। तो काफी कम हो गया, अभी खत्म हो गया। अभी जी जी देखो, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आवर बॉर्डर विद पाकिस्तान, बॉर्डर तो क्या, इट इज एलसी, और जो पीओके के साथ साथ वाला एरिया है, इट इज सच कि वहां पर चाहे कुछ भी कर लो, आप पूरी तरह से गार्ड नहीं कर सकते। आप यहाँ पर बैठे हो तो क्या पता 400 मीटर दूर से कोई क्रॉस कर जाए, यू कैन नॉट डिटेक्ट, डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स, ऑल द इक्विपमेंट्स, ऑल द फेंसिंग। तो ये कारण है। बट कितने आएंगे, कितने वो जितने भी आएंगे मारे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जी कमिंग दिस साइड मीन्स सेट एंड डेथ। अगर जो भी क्रॉस करके आ रहा है उसका मरना तय है। जी सर, एब्सोल्युटली। ये है। तो सर जैसे अभी अगर अभी के सिचुएशन के बारे में बात करें तो जैसे रजौरी एरिया हमें सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा अभी एक्टिव हो गया है हम्म, फिर से। हम्म, तो उसका रीज़न क्या लगता है सर आपको? और वहाँ पे कैजुअलिटीज़ कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? हम्म। मैं आपको बताता हूँ पहले, रजौरी पुंछ में जी भी बहुत सारी मिलिटेंसी थी, और इट जी स्टार्टेड इन, मतलब कि 98 से वहां पर काफी ज्यादा है। पुंछ, रजौरी, मेंढर, सुंदकोट, और इस तरफ माहौर, रियासी, ये पूरा एरिया जो था इट वाज फुल ऑफ मिलिटेंसी। लेकिन यहाँ से ये सारी मिलिटेंसी, आई गेस लास्ट 2010 में लास्ट मिलिटेंट वाज किल्ड बाय 39 आरआर, और 39 ओके आरआर भी उसे ग्रेनेडियर की थी, तो उन्होंने आखिरी मिलिटेंट मारा था। उसके बाद अगले 10 साल कुछ भी नहीं हुआ। 10 next 10 years इट वाज टोटल पीस। और कश्मीर में भी, साउथ कश्मीर को छोड़ के बाकी सब जगह से मिलिटेंसी खत्म कर दी गई थी। डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, इधर से भी सब कुछ बिल्कुल टोटल एलिमिनेट कर दिया गया था, और एरिया बिल्कुल सेफ। ये 390 के बाद जब पूरा प्रेशर जो है ना, 370 हटने के बाद जब पूरा जी प्रेशर ये साउथ कश्मीर के ऊपर डाला गया, और वहां से चुन चुन के इनको मारा गया है, तो उसके बाद जो जितने भी ये क्रॉस करते हैं ना वहां से, पुंछ रजौरी की तरफ से जो भी एलसी वेलसी से क्रॉस करके आता है, आई गेस आगे वो बढ़ नहीं पाता, वैली तक वो जा नहीं पाता। तो वो इन पहाड़ों पहाड़ों में ही जहाँ जो कुछ उनको मिलता है, तो इसलिए 2-3 आगे वो जा नहीं पाए। आर्मी को पता लग गया, या आरआर को पता लग गया कि इन पहाड़ों में फंसे हुए, इंफॉर्मेशन मिल गई, तो उनके साथ इनकाउंटर्स में, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि दिस टेरेन इज फ्रेंडली विद देम,
ये टेरन जो है ये मिलिटेंट फ्रेंडली है, तो पहले से छुपे होते हैं। हम ऑपरेशन के लिए जाते हैं खबर लेके, और वो तो वेपन लेके फिक्स लाइन पे बैठा हुआ है कि हाँ। तो ऐसे ऑपरेशंस में मतलब कि कैजुअलिटी होना लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी पता लग गया है, अभी 2-4 इनकाउंटर के बाद पता लग गया है। तो नाउ वी आर यूजिंग ऑल दोस टेक्निक्स की कैजुअलिटी कैसे कम किया जाए, और या मिनिमाइज किया जाए, खत्म किया जाए, और उनको कैसे टारगेट किया जाए। तो दे हैव इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, पता लगाना वो सारा कुछ है। दूर से भी बम्बार्डमेंट की जा सकती है, डायरेक्टली उनके पास ना जाके। और वो सारे मीन्स होते हैं आर्मी के, विच आई शुड नॉट डिस्कस हियर। लेकिन जी सर। हाँ, इनिशियली 10 साल के बाद वापस शुरू हुई थी, बहुत ज्यादा पता नहीं था। तो 2-3 इनकाउंटर में ऐसे हो गया कि हम उनको ढूंढने के लिए गए और कैजुअलिटी हो गई। बट इट इज, आई एम श्योर कि फ्यूचर में उस लेवल पे नहीं होगी कैजुअलिटी। जी सर, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जी। सर अभी भी मिलिटेंट्स का वही पाकिस्तान से जो भी उनका इक्विपमेंट वगैरह आता है, अभी भी वैसा ही होगा फिर? सब कुछ वहां पे यहाँ से तो बेचारों के पास किया। और अभी कश्मीरी भी नहीं है, अभी ना पाकिस्तान अपने लोगों को मरवा रहा है। उसको सबको पता है कि कश्मीर जो है ये इंडिया का है, इंडिया का ताज है, इंडिया का सर है ये। तो इसका जी। कुछ नहीं हो सकता। पूरा वर्ल्ड भी लग जाए तो कश्मीर का कोई कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो क्या ही करेगा। लेकिन उसके सर्वाइवल के लिए उसकी आर्मी ने अपनी पॉपुलेशन को बताना है कि हम कहीं पे अंगेज हैं, हम कुछ कर रहे हैं। आईएसआई ने दिखाना है कि मैं कोई डिपार्टमेंट हूं, मैं कुछ कर रहा हूं। तो इसलिए वो अपने बच्चे भेज रहे हैं यहाँ पर जाया करवाने के लिए। बाकी तो क्या है। जी सर। हाँ, कश्मीरियों को पहले बहकाया गया, और जो पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं होता, जो गरीब होता है, उसको सडनली पावर दिखे, हाथ में गन दिखे, पैसे दिखे, खाना मिलना शुरू हो जाए, तो उसके लिए कुछ भी करना। और सबसे बड़ी चीज आजादी का लालच देके ये वो, तो किसी से कुछ भी करवाया जा सकता है। अब ना कश्मीर में लोगों को ग्राउंड हकीकत पता लग गई है। उनको ये है कि हमारा फायदा किस में है। और देखो इंडियन क्रिकेट टीम में प्लेयर आना शुरू हो गए हैं, बहुत जी। बाकी चीजों में अच्छा करना शुरू हो गए हैं। वो लड़की है, चैलेंजिंग लड़की, उसने अभी वो पैरा ओलंपिक्स में जाके वो मेडल लेके आ गई है। तो ये सारी चीजें इनकरेजिंग है, बहुत बढ़िया हो रहा है कश्मीर में। और जो मिलिटेंट आ रहे हैं वो अभी तो कश्मीर तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, तो पूंछ चोरी में ही मर मरा जाएंगे। सो इन फ्यूचर आई सी की बिल्कुल मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। जी सर। सर स्टेट मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड अगर टेररिज्म की हम बात करें तो कारगिल बहुत बड़ा एक वॉर आता है अब लोग जो जो हम लोग ने जीता है। हाँ, इट वॉज द तो लास्ट बार, 25 साल होने वाले हैं तो। जी सर। हाँ, जी सर। तो आप कहाँ पे थे सर उस टाइम पे, कारगिल के टाइम पे? आप कारगिल पोस्टेड थे वहीं पे या फिर नहीं, कारगिल के आपको टाइम बाद पे में? माई बटालियन वाज एट हैदराबाद। और 2 महीने पहले ही हम डेजर्ट में लड़ाई कैसे लड़ते हैं उसकी ट्रेनिंग करके आए थे, कोई 3-4 महीने की, राजस्थान में बाड़मेर एरिया में। ओके। और पूरा सब कुछ हमारा उस तरफ फोकस था। हमारी पोस्टिंग नॉर्मल पोस्टिंग आई कारगिल के लिए। और जब हम कारगिल में पहुंचने वाले थे, हमारी एडवांस पार्टी आ गई, 1 महीने तक सब कुछ ठीक था। देन सडनली वहां पर पता लगा कि इन पहाड़ों पे कोई लोग आके बैठे हुए हैं जो अपने नहीं है। तो इट शॉक्ड, इट सरप्राइज्ड एवरीबॉडी। तो पहले तो कई दिन हमारे को यही लगा कि ये मिलिटेंट ही होंगे, क्योंकि इट वाज म्यूचुअली कि सर्दियों में हम वापस आ जाते थे कहीं पोस्ट विकेट करके, इतनी ज्यादा फोर्सेस वहां रखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन पता नहीं, उस टाइम पे मुशर्रफ जी थे उनके जनरल साहब, तो उनको वो सरफिरा आइडिया आया कोई कि ऐसे करके देखते हैं। और ही कन्विंस्ड हिज प्राइम मिनिस्टर आल्सो। और पता नहीं प्राइम मिनिस्टर को कितना बताया होगा कितना नहीं, लेकिन बताया होगा कि हाँ ये बढ़िया हो जाएगा अगर ऐसे करें तो। हम कश्मीर के लिए बातचीत हो सकती है सीधी सीधी। लेकिन उसको अंदाजा नहीं था कि इट इज द इंडियन आर्मी, और ये स्टुपिडिटी नहीं करनी चाहिए। तो जी। ये था, बहुत चैलेंजेस थे, बहुत चैलेंजेस थे। लाइक आके तो सारी टॉप पे सारी जो भी पहाड़ियां थी उनके ऊपर वो आके अपना कब्जा कर चुका था, बैठ चुका था। नेशनल हाईवे डोमिनेट कर रहा था, बहुत अच्छी तरह से इक्यूब था। आर्म अम्यूनिशन जो भी चाहिए होता है वो सब कुछ था। उसकी आर्टिलरी फायर सपोर्ट पे पूरी तरह से लगी हुई थी।
और दिस साइड ये था कि वी वर सरप्राइज्ड, और आर्मी उतनी नहीं थी वहां पे, सप्लाई चेन जो है वो डोमिनेट कर रहा था, आर्म अम्यूनिशन जो है वो, मतलब कि हर तरह की जो रसद नहीं थी, वेदर फ्रेंडली नहीं था, वेदर हॉस्टाइल था। और डिस्पाइट ऑल दिस चैलेंजेस, और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उनको सर्दियों से पहले पहले लात मार के भगाना था, दफा करना था वापस। तो इट वाज जी इंडियन आर्मी, हो गया सब कुछ, जो कुछ भी हमारे को टास्क मिले थे और जो कुछ भी दिए हुए टाइम में करना था वो करके, और उनको वापस ह्यूमिलेट करके वापस भेज दिया अपने देश जाओ। जी सर। जी सर। सर तो एक चीज समझना है, जैसे ऊपर वो लोग बैठे हुए थे तो पोजीशंस तो पता नहीं होंगी पहले हाँ, कि कहाँ बैठे हुए हैं, हाँ। तो वो पोजीशंस पता करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज हुई थी उस टाइम पे? पोजीशंस तो पता लग जाता है, कहीं बार डायरेक्ट फायर आता था, यू नो, जो माउंटेन से जो नेशनल हाईवे को काबू करने के लिए होता है। और बहुत सारे तरीके होते हैं, पेट्रोल्स भेजी की इनिशियली कि जाके चेक करो कि उधर क्या है, उधर क्या है। हरकतें दिखी, लोकल्स ने बताया कि हाँ इधर कुछ लोग हैं जो बाहर के हैं, अपने नहीं हैं। और उसके बाद जब हमने उन पहाड़ियों को वापस कब्जा करने की कोशिश की तो आगे से फायर आना शुरू हो गए, तो वो अपने आप सब जगह की पोजीशन पता लगना शुरू हो गई कि कहाँ कहाँ पे कौन बैठा हो सकता है, कितने लोग बैठे हो सकते हैं, क्या क्या वेपनरी के साथ बैठे हो सकते हैं। दिस वाज, जी सर। सॉरी। जी सर। सर अगर कारगिल वॉर में पेट्रोलिंग का अगर हम बात करें तो कैप्टन सौरभ कालिया सर के बारे में पता चलता है। तो जी, जब उनके बारे में पता चला कि उनको इतना वहाँ पे टॉर्चर किया गया था, तो वो मूड कैसा था सर वहाँ पे मूड तो यही था। आर्मी मूड ऑफिसर्स? मूड मूड जो है, देखो सबसे पहले तो जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी आके बैठी हुई थी, तो इट जी इज मूड, विल, कॉरेज, यू नो, और अनलिमिटेड ब्रेवरी, स्पिरिट, ये सारी चीजें थी जो उनको वहां से खाली कराया गया। नहीं तो वर्ल्ड की कोई भी आर्मी, अगर इंडियन आर्मी वहां पर बैठ जाए तो कोई नहीं खाली करा सकता कई सालों तक, कोई नहीं करा सकता। जी तो सर। इट वाज दैट मूड ओनली, जिसकी वजह से ये वो जज्बा था कि उसकी वजह से ये सारा कुछ वापस हुआ है। सो वो तो गलत है जो भी उन्होंने किया। एक सोल्जर को दूसरे सोल्जर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और इंडियन आर्मी शायद किसी भी सोल्जर के साथ ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि सोल्जर तो सोल्जर है, हर एक देश का अपना अपना सोल्जर है। ही इज आल्सो डूइंग सोल्जरिंग फॉर हिज नेशन। ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट दे आर ट्यूल। राइट। इंडियन आर्मी ने तो बकायदा बरियल दिया था सर वी वहाँ कैन के नॉट डू, सोल्जर्स इंडियन को। आर्मी कैन नॉट डू इट विद एनीबॉडी। वी कैन नॉट। जी सर। मेरे को याद है कि बटालिक सेक्टर में हमारे को जब उनकी डेड बॉडियां मिली तो हमने कितनी इज्जत से वापस की है। और मैंने वहां पर एक कारगिल में बॉडी एक्सचेंज हुई थी उनकी, वो तो बॉडियां अपनी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। तो जी हमारे को याद है कि कितना इज्जत से उनको, उनके फ्लैग लगा के पाकिस्तान के झंडे और पूरे रीति रिवाज के साथ उनको वापस किया गया था। वन शुड डू दैट आल्सो। हमारे को जिनेवा कन्वेंशन, एक सोल्जर को जो दूसरे सोल्जर के साथ करना चाहिए वो करना भी चाहिए। आपको मेरी रेजिमेंट के जनरल एरी थे, जिन्होंने 71 वार में पाकिस्तान के 34 फ्रंटियर फोर्स के जो सीओ थे, अकरम रजा, वो जब जंग में शहीद हुए तो उनकी डेड बॉडी के साथ उसकी साइटेशन लिख के कि व्हाट ए सोल्जर ही वाज एंड व्हाट एन ऑफिसर ही वाज, और जिस तरह से ये लड़ा है, उसकी साइटेशन लिख के भेजी थी। और उस साइटेशन के ऊपर उसको पाकिस्तान में सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला है। ये जो निशाने हैदर के बाद दूसरे नंबर पे आता है, ये मिला है। तो सोल्जर के साथ तो ऐसे करना चाहिए, सोल्जर को ऐसे ट्रीट करते हैं। तो इट इज जी सर। इंडियन आर्मी जी दैट सर। कैन डू, नॉट ये पाकिस्तान आर्मी की किस्मत में नहीं हो सकता। जी सर, एब्सोल्युटली। ये ऐसा सर ऑनरेबल। आपने, यस सर, एब्सोल्युटली। सर आपने पीक 5465 के बारे में बताया था, राइट? जी एक हाँ, पॉडकास्ट में। 5465 मेरे को वहां पर जाने का मौका मिला था, and it जी was सर। the highest point of Batalic sector, and जी सर। we were able to capture it. मैं तो क्या, मेरी टीम
जो इट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि जो इंटरव्यू दे रहा होता है तो इट इज नॉट ओनली ही वाज फाइटिंग, हमेशा उसकी यूनिट उसकी टुकड़ी जो लड़ती है, बट आगे उसको आना पड़ता है जब कोई बुलाए, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर, तो माय टीम वाज एबल टू कैप्चर 5465। जी सर, थोड़ा डिटेल में आप बता सकते हैं वो मिशन जो था, हाँ बिल्कुल ऑपरेशन बता जो था सकता हूँ। 546 में। 5465 का ऐसे था कि आई वाज टास्क बाय माय सीईओ, पहली बार हम डे अटैक के लिए गए तो नहीं सक्सेस हुआ, बहुत ज्यादा पिन पॉइंट फायर आ रहा था हमारे पास। और उसके बाद सीईओ ने मेरे को बोला कि तेरे को मैं कुछ फ्रेश बंदे देता हूँ, क्योंकि पहले जो तेरे पास टीम थी पूरी टाइट थी और के महीने से ये लगे हुए हैं जंग में, तो कुछ नए कुछ पुराने लड़के, लेकिन आई वाज न्यू एंड दोस्त बॉयज वाज वर न्यू टू मी। मेरी 6 महीने तो अभी 5 4 5 महीने की मिशन सर्विस थी, तो उनको लेके गए। और पहले वो मेरे को वाल एरिया एक पहला हर्डल था, जो पहले वो वहां तक पहुंचना था, क्योंकि 5465 से पहले वाल एरिया में भी उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था। बट जब दूसरे बार जब हम अटैक के लिए गए तो वो छोड़ के खाली करके भागना शुरू हो गए वो एरिया। जब हमने 5465 कैप्चर किया तो वो भाग रहे थे, हमने फायर भी किया, लेकिन वो उन्होंने जाके आगे एक नोल एरिया था वो ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। और मेरे को 5465 जाने के लिए वापस वाल एरिया से नीचे उतरना था, और जो खाली ग्राउंड था, जो मतलब इट वाज ओपन एरिया, जहां से वो नोल एरिया में पहुंच के डोमिनेट करना शुरू हो गए थे। और मेरे को इस तरफ जाना है, इस डायरेक्शन में, लेकिन वो फायर कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं नीचे उतरा तो उन्होंने फायर खोल दिया, विच विच वाज एक्सपेक्टेड कि वो ये करेंगे। लेकिन मैं पीछे अपना फायर बेस इस तरह से बना के गया हुआ था कि मैंने इनको बताया हुआ था कि हम नीचे जा रहे हैं अभी डेड ग्राउंड में, और वहां पे इट इज लाइक अ किलिंग जोन। तो अगर मेरे पर फायर आता है तो फिर हमारे मरने की परवाह नहीं करनी है, आपने यहाँ से इतना फायर डालना है कि वो अपना सर, मतलब कि हमारे पर एम फायर ना कर। तो वही हुआ। और जब हमारे पर फायर आया तो मैंने इनको बोला, इन्होंने फायर करना शुरू किया, तो अवर फायर वाज सो एक्यूरेट कि बिल्कुल लूप होल में उनके आरएल की ओर से एजीएल के ग्रेनेड वगैरह जा रहे हैं। और वहां पर तो अपना तपड़ी मच गई, 2 मिनट के अंदर उनका जो है वो व्हाइट फ्लैग लेके बाहर आ गए। जब व्हाइट फ्लैग लेके बाहर आ गए तो मतलब है कि फायर मत करो, बातचीत करेंगे। तो मैंने जी। फायर बंद करवा दिया, क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड अम्यूनिशन था पीछे। तो बातचीत करने के लिए आगे गए, वो भी आए नीचे, मैंने बोला आओ नीचे। तो इट वाज मिड वे, उनको ये डर लग रहा था कि हम वापस ऊपर कैसे जाएंगे अगर ये फायर करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब वो भी नीचे आ गए। अभी तो विन विन सिचुएशन है फॉर बोथ ऑफ अस, तो इट इज बैड फॉर बोथ। तो उसके बाद उनसे बात हुई तो मैंने बोला हम पॉइंट 5465 पे जा रहे हैं और आपको ये नोल एरिया खाली करना है। वो बोले फायर मत करना, पहले बहुत ज्यादा कैजुअलिटी कर दी है आपके फायर ने, आपको फायर नहीं करना चाहिए था, सीज फायर हो गया है। मैं बोला सीज फायर जो है आपने पहले फायर की है, और सीज फायर ग्राउंड पे तो हुआ नहीं है, वो जो कागजों में हुआ तो आप मत करो, हम नहीं करेंगे, पहले आपको बंद करना पड़ेगा। तो जब तक वो ऊपर अपनी जगह पर पहुंचते तब तक मैंने जाके 0.5465 में और मेरे बंदों ने कैप्चर कर लिया। This is how 5465 came back to us. So it was without casualty, uh, but they suffered a lot of casualty जो जहाँ पे नोल एरिया में बैठे हुए थे. That's जी why सर। they came down with white flag की बात करो. जी सर। सर उतना डिफिकल्ट टेरेन में ऊपर से फायर आ रहा है और आप नीचे से चढ़ाई कर रहे हो, उसमें पीक कैप्चर करना, और जैसे हमारे आर्मी ने किया है, हाँ बहुत सबने किया है, मतलब बहुत कि ही। मैंने तो जी किया सर। ही किया है। बट उस जी सर। स्केल पे देखो, इनिशियली जो विक्रम बत्रा ने की है, जो जी। योगेंद्र यादव ने की है, जो इन सब लोगों ने दराज में की है, बटालिक में किया तो है। तो जी सर। वो हमारे पास डेडलाइन थी कि हमारे को विंटर से पहले पहले ये सब कुछ करवाना है, और बहुत गुस्सा था हमारे में, रोष था कि ये कैसे ये कर दिया है, क्योंकि वी वर सरप्राइज फॉर विच वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। और ये अच्छा नहीं लगा था पूरे इंडिया को, सिविलियंस को, जी सर। फौज को, पॉलिटिशियंस को। उस टाइम पे होल इंडिया वाज यूनाइटेड, और इट वाज सपोर्ट ऑफ पीपल, एंड हमारी जो एंग्विश और जो हमारे को जो जज्बा था वो लेके गया हमारे को कि जल्दी से जल्दी इनको खाली कराओ, जूते मारो भगाओ।
That's how जी सर। it was. सर कैप्टन विक्रम बत्रा सर से कुछ इंटरेक्शन हुआ था आपका, मिले थे आप उस टाइम पे? नहीं, वकीम बत्रा से नहीं हुआ था मेरा, उससे था जो मनोज पांडे परमवीर चक्रा, उनसे हुआ हाँ जी था। सर। हाँ, हाँ जी। उनसे हुआ था। विक्रम बत्रा के बाद मुझसे कभी नहीं हुआ। मनोज पांडे की यूनिट और हम पैरेलल एक ही बटाली सेक्टर में लड़ रहे थे। जी सर, कैसा था सर वो इंटरेक्शन, अगर आप थोड़ा बता सके तो? वो उसको पहले मैं मिला हूँ जब हम गनातक से ऊपर जा रहे थे, तो वहां पर मिला हूँ फॉर ए ब्रीफ पीरियड। उसी यूनिट में मेरा एक कोर्स मेट था सतीश। तो सतीश खाद्यान और मनोज पांडे ये इकट्ठे बैठे हुए थे। भाई साहब, मैं मनोज पांडे के बारे में बताऊं, मनोज पांडे और एक 12 जैक लई का था ऑफिसर क्लिफर्ड करके, उसको महावीर चक्र मिला है। तो ये दोनों ब्रिगेड में ही अटैच रहते थे और इन्होंने वहां पर मतलब कि स्पेशल ऑपरेशन हमारे से पहले बहुत कर रखे थे। बहुत सारे ऑपरेशन जी उसने पहले कर रखे थे। तो जिस दिन हमारे को जाना था इसके लिए, खालूबार अटैक के लिए, मेरी यूनिट, मेरे मेजर अजीत है कंपनी कमांडर, उनको जाना था खालूबार अटैक के लिए। उसी दिन दोपहर को ये वापस ब्रिगेड हेडक्वार्टर से अपने यूनिट की तरफ जा रहा था। तो मैंने उसको बोला, अच्छा आईएमए में मैं इसको थोड़ा सा एक दो बार मिला हुआ था, ही वाज 102। तो ओके। मैंने उसको बोला कि मनोज कहाँ जा रहा है? बोलता है शाम को जाना है कहीं पे। तो मैं बोला तू थकता नहीं है कि चलते चलते? बोलता है थकता बहुत हूँ यार। थकता क्यों नहीं हूँ, लेकिन ये वाला ऑपरेशन करके आ जाऊँ ना, तो उसके बाद मैं 24 घंटे की एक दिन की छुट्टी लूंगा और 24 घंटे सोऊंगा, पूरा रेस्ट करूंगा। और दैट वाज हिज लास्ट ऑपरेशन। बेचारा वापस आया ही नहीं। दीज वर लास्ट वर्ड, हिज वर्ड्स टू मी। सर हाउ वाज ही एज अ, जब बहुत ही ऑपरेशन में बढ़िया जाते थे, जाली, बहुत ही कैसे थे बढ़िया, सर? बहुत ही बढ़िया जाली। थोड़ा सा कम बोलता था, जो बोलता था तो वो होता था वन लाइनर टाइप, मतलब कि हंसा देता था या कुछ भी। तो जी सर। बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं थी, बस ज्यादा से ज्यादा 3 बार 4 बार मिला होगा एकेडमी मिला के। एक दो बार जी। आईएमए में मिले और 2 बार यहाँ पे मिले। आईएमए में आप जब आपकी जब ट्रेनिंग चल रही थी तब तब मिले थे क्या? हाँ, ये इनसे? 102 का था। ये मेरे से 3-4 महीने पहले पास आउट हो गया था। और ओके। हाँ, मैं जो है 3-4 महीने बाद में हुआ था। तो पैरेलल ही मान लो 102 103। जी सर। सर कैप्टन मनोज पांडे सर के बारे में ये भी सुनने में आता है कि मतलब बहुत जॉली थे, बट हाँ, जब ऑपरेशन में जाते थे तो उतने ही ज़्यादा खौफनाक, मतलब खतरनाक, दर्दनाक। फियर्सफुल रहते थे। जी। मैं वही बता रहा हूँ, जितने भी नाक हो सकते ना, खौफनाक, खतरनाक, दर्दनाक, सब कुछ था वो। It जी was सर। it was daring। यस सर, एब्सोल्युटली। जी। जी। सर योगेंद्र यादव जी के बारे में अगर, वो तो आप सेम रेजिमेंट में थे हाँ, आप लोग, सेमी रेजिमेंट के हैं। ग्रेनेडियर्स में। जी, जी, जी। जी। वो तो उनके बारे द्रास में अगर आप थोड़ा बता वो दें। द्रास सेक्टर में लड़ा है। मेरी इंटरेक्शन तो बहुत बार हुई है उससे, और रेजिमेंटल सेंटर में हम मिलते रहे हैं। लेकिन बहुत बढ़िया लड़ा है। परमवीर चक्र है, मतलब कि टाइगर हिल पे लड़ा है वो। और एक अभी कर्नल बलवान है उनकी यूनिट के, जो महावीर चक्र है। और एक कर्नल निम्बालकर है, जो वीर चक्र है। इन लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। दे लास्ट 2-3 ऑफिसर्स आल्सो। लेकिन मैं उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बताऊंगा तो वो किसी और यूनिट के बारे में अपना आइडिया देना, वो मेरे से ज्यादा जी। तोतुस्ती के पास होगा। बट यू मस्ट इंटरव्यू हिम आल्सो। बहुत बढ़िया बोलता है और बहुत बढ़िया काम किया हुआ है उसने। एंड जी सर। लिविंग लेजेंड। जी सर। जी सर, वो हम मतलब हमने प्लान किया हुआ है सर, हम लोग जी, करेंगे। यू मस्ट उन्हें भी रिक्वेस्ट करेंगे, इफ़ ही वुड कम तो नहीं, ही विल उनसे डेफिनेटली जानेंगे। कम, ही विल कम। जी सर। सर तो जैसे जवान से ऑफिसर में जो आपका ट्रांजिशन हुआ, तो वो कारगिल के पहले ही हुआ था या उसके बाद कारगिल से हुआ? 1 साल पहले 97 में मैंने जो है नवंबर 96 में मेरा एसएसबी क्लियर हुआ। 97 जी। फरवरी में हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई। और अक्टूबर में मैं यूनिट में पहुंचा 98 में। और मई में जून में ये 99 कारगिल वार शुरू हो गई। तो इट वाज जस्ट 6 मंथ बिफोर कारगिल वार। आई जी वाज यंग लेफ्टिनेंट रोमिंग अराउंड इन बटालिक सेक्टर। जी सर, एब्सोल्युटली। सर तो ट्रांजिशन में चैलेंजेस होते हैं?
आप ऑलरेडी सर्व कर चुके हो इतने साल, फिर आप ऑफिसर बन रहे हो, तो ये कुछ चैलेंजेस तो चैलेंजेस फेस होते हैं। होते ऑफिसर की ट्रेनिंग इज मच मोर टफर देन हैं? राइट। जो मैंने पहले ट्रेनिंग कर रखी थी। बट ट्रेनिंग इज ट्रेनिंग यार। ट्रेनिंग तो हाँ, यहाँ पर मेंटली आपको बहुत ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग किया जाता है, और एकेडमिक्स बहुत ज्यादा है। मतलब है कि लीडरशिप क्वालिटीज के लिए तैयार करना होता है, वहां पर सोल्जर तैयार करना होता है। तो देयर इज डिफरेंस, और इट इज मच टफर, और पनिशमेंट इज मच टफर। लेकिन ठीक है, बढ़िया है। हाँ, पहले जो है आपने ट्रेनिंग की हुई है, उससे बेनिफिट तो होते हैं कि वो सारी चीजें आपको पहले से पता है। जी। तो ट्रेनिंग थोड़ा-सा आई थिंक ईज़ी हो जाता होगा अगर आपने करी हुई है पहले से, या फिर हाँ, अ, एक लेवल ऊपर चला जाता है इससे तो हो आईएमए में जाता है। ट्रेनिंग? एक एक तरह से इजी हो जाता है, और दूसरी तरह से ये है कि जैसे आप रैंक से जाते हो तो आपकी एज वगैरह ज्यादा हो रखी होती है। वहां पर जो बाकी हुँ, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वो बिल्कुल यंग होते हैं। 22 का जी, लड़का, आई वाज 30 31। मेरे साथ जो बाकी थे वो 38 39 वाले भी थे, फ्यू ऑफ माय कोर्समेट्स। तो बट इट इज गुड जब आप एज अ टीम वहां पर ट्रेनिंग करते हो, तो कुछ भी नहीं पता लगता आपको कि क्या हुआ क्या नहीं। जी सर, यू एक्चुअली एंजॉय इट। वो रगड़ा राइट। जो है, वो जितना जितना ज्यादा टफ होता है ना, उसको बाद में याद कर करके इतना मजा आता है ना कि आपके कॉन्फिडेंस आता है कि आपने ये कर लिया था वहां पे। यू जी। आर एबल टू डू इट। सर कुछ आईएमए की स्टोरीज़ शेयर करेंगे? ट्रेनिंग की स्टोरीज़? आईएमए में सब कुछ बढ़िया चल रहा था यार। आईएमए में सब कुछ था। मैं थोड़ा सा यू नो जॉली था। वो बंदों को हंसा हंसू देता था। अगर कोई इंस्ट्रक्टर नहीं आया तो, या पीरियड खाली है तो स्टेज पे पहुंच के जोक्स मार दिए, इस तरह से बहुत कुछ चलता रहता था। अभी तो अ, हाँ, एक एक बताता हूँ आपको। जी सर। इट वाज इन एकेडमी ओनली कि हमारे को एक्स्ट्रा पनिश ईडी के लिए, एक्स्ट्रा ड्रिल बोलते हैं उसके लिए, पनिशमेंट के लिए बुलाया हुआ था, एंड एडजुटेंट वाज सपोज्ड टू कम। तो पूरा एससीओ कोर्स जो है उसको जाना था। तो जैसे हमारे एकेडमिक्स खत्म हुए, तो मैं आई वाज द फर्स्ट वन की साइकिल उठाई और पहले चार के स्क्वाड के साथ भाग के गया। शॉट ऑफ अवर कैबिन। मैंने चलते चलते साइकिल से ही बटन खोलना शुरू कर दिए। आई वाज द फर्स्ट वन टू रीच मेस, और वहां पर जाके फटाफट फर्स्ट वन टू फिनिश दी फूड, और जाके मैं बोला थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, और उसके बाद चलेंगे। अभी जब वो मैं थके हुए तो थे, और जब मैं वहां पर आके 4 बजे हेड नैप, तो नींद आ गई। और जब मैं उठा तो देखा वहां पर कोई भी नहीं, सारे चले गए हैं वो ईडी के लिए। और मैं साइकिल लेके अकेला भाग रहा हूँ। रास्ते में एक दो जगह पे ड्रिल वालों ने मेरा नाम भी नोट कर लिया। जब कोच में पहुंचा टू ड्रा दी वेपन, तो और आप परेड मिस नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज थी कि परेड मिस किसी भी तरह से नहीं कर सकते। आग लग गई वहां पर मेरे पहुंचने से पहले कि वो कहाँ है, आर के शर्मा कहाँ है, आर के शर्मा कहाँ है। अभी कोच में कोच बंद करके कोच वाला भी चला गया, मैंने वेपन भी नहीं ड्रा करवा रखा। तो अभी कैसे, मतलब कि जस्टिफाई कैसे करूंगा क्या। तो मैं थोड़ा सा लंगड़ा के चलना शुरू हो गया ड्रिल की ग्राउंड की तरफ। तो जब उस्तादों ने मेरी तरफ देखा, तो वो तो सारे मेरे को मतलब घूरना शुरू हो गए कि ये क्या है, और ये विदाउट वेपन कैसे आ रहा है, लास्ट में कैसे आ रहा है। और ऊपर से मैंने एकेडमिक्स के लिए ब्लॉग शूज पहनते हैं, और ड्रिल के लिए अलग से शूज होते हैं आपके। हाँ, हाँ, वो मतलब जिस तरह से आए मेरी तरफ घूरते हुए और चिल्लाते हुए, और मेरे कोर्स वाले भी ये सोचेंगे यार ये आधा घंटा पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक था, और स्मार्ट स्ट्रीट स्मार्ट बन के भागा था ये, और अभी तो वो आके चिल्लाना शुरू हो गए, मेरी बेल्ट में हाथ डाल दिया ड्रिल उस्ताद ने कि क्या जैसी। तो मैंने बोला मेरे को मार दो, मेरे जो कर दो, ऐसे नाटक नोटंकी। मैं बोला जो आप कर सकते हो मेरे को मार दो, मेरे को नहीं करनी ट्रेनिंग। आप मेरे को एकेडमी से मिला हो, आप मेरे को वापस घर भेजना चाहते हो। तो टोटल एक्टिंग मैंने शुरू कर दी। तो उनको लगा कि ये क्या हुआ, और ऐसे नॉर्मली होता नहीं है शायद। फर्स्ट टाइम दे वुड हैव इनकाउंटर सच कि इस तरह से कोई करना शुरू हो गया है। तो बोला क्या हुआ। मैं बोला आपको पता है कि मेरी शिन में चोट है, मेरे को इतनी, और आप ईडी के लिए बुला रहे हो और चिल्ला रहे हो, मेरे से नहीं चला जाता।
तो वो पता नहीं हैरान परेशान हो गए, वो मेरे को बोले एडजुटेंट आने वाला है जी जी, आप ऐसे करो कि फटाफट जाके वो ड्रिल ग्राउंड के कॉर्नर में एक वो थी प्रिंटिंग प्रेस, बोला आप जाके चुपचाप वहां पर बैठ जाओ। तो एडजुटेंट आया, एडजुटेंट गया, वापस चेक चुक करके सब कुछ, सबने ड्रिल खत्म हुई। जब ये हुआ तो वापस मेरे कोर्समेट जो आए तो वो साले उन्होंने आके मेरा नाम ही ड्रामा क्वीन डाल दिया कि ये बड़े ड्रामे करते हैं, देखो कैसे वो सारे ड्रिल उस्ताद को। एंड यू नो उसके बाद जितने भी ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे तो देवर हैविंग सिंपैथी टुवर्ड्स मी कि इसकी टांग तुम में चोट है तो चलो इसका चल लेंगे। मेरी ड्रिल वगैरह वैसे भी अच्छी थी क्योंकि मैं गार्ड रेजिमेंट से था, गार्ड रेजिमेंट की ड्रिल वगैरह अच्छी होती है, लेकिन वो थोड़ा सा बाकी जितना मेरे को पनिशमेंट कम हो गई, तो सारे वो मैं सिंपैथेटिक टू मी, और मेरे कोर्स में देवर जेलस कि ये मजे ले रहे हैं इसको कम पनिशमेंट मिलती है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, दिस इज वन ऑफ देम कि उसके बाद आई वाज गिवन दिस नेम की ड्रामा क्वीन ऑफ द कोर्स। जी सर। तो ये तो इन्हीं इंसिडेंट से वो बॉन्डिंग भी क्रिएट होती होगी। ओह बहुत ज्यादा, बहुत बार मेरे से बहुत चिढ़ते थे, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं सम अदर टाइम आई, लेकिन हाँ। जी सर। राइट। तो सर आफ्टर एकेडमी जैसे आपने बताया आप कमीशन हुए और फिर कारगिल वॉर होगी, तो कमीशन होते ही मैं गया कुछ महीने बाद। हैदराबाद, ओके। अपनी यूनिट माई 22 ग्रेनेडियर वाज इन हैदराबाद। और जब मैं मतलब कि जब आईएमए में मेरे को पता लगा कि मेरे को 22 ग्रेनेडियर मिली है तो बहुत सारे लोग मिलने के लिए आना शुरू हो गए, यार 22 ग्रेनेडियर, 22 ग्रेनेडियर। बाय द वे आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरी यूनिट जो है इट इज ब्रीवेस्ट ऑफ द ब्रेव। ये 88 में रेज हुई और 98 में इट बिकम द फर्स्ट बटालियन टू गेट दिस अवार्ड ऑफ ऑनर ऑफ ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। और इस यूनिट के दो, अगर आपने नाम सुना होगा पक्का, एक आर के जून, मेजर आर के जून और लेफ्टिनेंट राकेश, दे बोथ वर ऑनर्ड विद यू नो हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र। अशोक। या हाँ, और उसके बाद आज की डेट में मेरी यूनिट जो है शायद इट इज मोर देन 120 अवार्ड्स माय बटालियन हैज रेज हुआ अभी 25-30 साल में नहीं हुआ। और ये सारा कुछ हमारे को मिल गया था विद इन 5 years ऑफ रेजिंग। तो ये है अभी अभी रिसेंटली, मतलब कि इसी 15 जनवरी को हमारे को मिली है सेंट्रल कमांड यूनिट साइटेशन। तो 8 to 10 यूनिट साइटेशन होंगी, तो वो सारी, तो मैं तो मतलब कि हैप्पी, ये आई एम गोइंग टू सच बटालियन। ऊपर से हैंगओवर नहीं जा रहा था कि ऑफिसर बन गए, और मेंटेलिटी ऐसी थी मेरे को, ये था कि ऑफिसर तो खुदा होते हैं आर्मी में। वो जब पहुंचे वहां पे और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता लगा, तब रियलिटी पता लगा कि क्या होता है ऑफिसरशिप, क्या होता है। तो ये है, इट इज मच मोर चैलेंजिंग, मच मोर टफ देन ए सोल्जर। आपको यूनिट में ऑफिसर होना, लीडर होना, कंपनी कमांडर होना, पलटन कमांडर, जी सर। दिस इज हाउ। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है सर बेसिकली। बहुत ज्यादा है, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग यार। आपके सिर्फ ये थोड़ी ना कि आपके नीचे 30 लोग प्लाटून है या कंपनी है या कंपनी ऑफ ऑफिसर हो, हर एक का जो है उसका वेलफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके घर की प्रॉब्लम्स, उसकी प्रॉब्लम्स, वो सारा कुछ देन आपका अपना हो जाता है, उसकी ट्रेनिंग, उसका वेलफेयर। बट सर आपको हेल्प भी किया होगा ना, मतलब क्योंकि आप दोनों साइड आप रह चुके थे, हाँ, बहुत सारी तो चीजें, प्रॉब्लम समझने में हेल्प बहुत किया बहुत सारी होगा। पॉजिटिव साइड पता थी मेरे को, तो जी। दैट वे इट वाज वेरी हेल्पफुल। जी सर। हाँ, तो सर जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे, जब आप कारगिल वॉर के बाद आप कहीं वुंडेड हुए थे कारगिल वॉर में या फिर? नहीं, कारगिल वार में नहीं, मैं कश्मीर में वुंडेड हुआ था पूरी तरह से, ओके। कारगिल वार में नहीं हुआ था, बट जी सर। हाँ। सर नॉर्थ ईस्ट में सर्व किया आपने टेन्योर? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में आई हैड ए टेन्योर विद असम राइफल्स, और क्या फोर्स है वो भी, जैसे आरआर है, राष्ट्रीय राइफल्स। जी। राष्ट्रीय राइफल और असम राइफल, ये दो इंडिया के पास ऐसी फोर्सेस हैं, नॉर्थ ईस्ट में असम राइफल्स और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स। सैल्यूट टू देम, जी सर, बहुत एब्सोल्युटली। बढ़िया। एब्सोल्युटली। मतलब कि मेरी अपनी बटालियन के बाद अगर मेरे को कुछ अच्छा लगा है तो जिन यूनिट के साथ मैंने सर्व किया है असम राइफल में, इट इज असम राइफल्स ओनली। आई वाज विद 32
It was not less than तो equal. सर जैसे आरआर में डेपुटेशन में जाते हैं लोग, तो असम राइफल्स में भी वैसे ही होता नहीं नहीं, असम राइफल में डेपुटेशन में सिर्फ ऑफिसर्स जाते हैं है? ओके। और जवान जो है वो असम राइफल में इनरोल होते हैं। और जी। उनके बड़ा जो है वो फर्क ये है कि वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं और 60 साल तक सर्व करते हैं, जबकि यहाँ पर ओके। 35-40 साल तक। लेकिन सैल्यूटेशन टू देम कि वो 60 साल तक अपने आप को फिजिकली फिट रखते हैं, फिट 60 साल रखते हैं। तक वो लड़ते हैं, 60 साल की एज तक लड़ते हैं। यहाँ पर आरआर में या इंडियन आर्मी में 60 साल तक की एज तक आपको नहीं लड़ना पड़ता। और दूसरा सबसे बड़ा मैं उनको ऑनर करता हूँ कि यहाँ पर हमारी एक रेजिमेंट होती है या एक आधी जगह पे हम डेपुटेशन पे जाते हैं, वो हर 6 महीने के बाद उनको नया कंपनी कमांडर मिलता है। कोई महार रेजिमेंट का मिलता है, कोई बिहार रेजिमेंट का मिलता है, कोई ग्रेनेडियर का मिलता है, कोई आर्मड का मिलता है। और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी देखो कि वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि वो सबके अंडर कमांड, क्योंकि हमारे इंडिविजुअल तो सबके अलग अलग दस्तूर है। मैं राजपूत का हूँ तो राजपूत के ट्रेडिशन का ही है, वो सबके अंडर सर्व करने में करते हैं। और जिस तरह से उनको कंपनी कमांडर चलाता है उस तरह से चलते हैं, जिस तरह से उनका कमांडिंग ऑफिसर कमांडेंट सीओ उनका चलाता है उस तरह से चलते हैं। सो आई सल्यूट देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि जी सर। उतना फ्लेक्सिबल होना और फॉर एवर इन वार, मतलब कि हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रहना और वहीं पे नौकरी करना। एब्सोल्युटली सर। लगभग सारी सर ये बहुत बड़ा सीख भी है। ओ अ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। वहां पर जाने के बाद पता लगता है कि यार हमारे से भी ज्यादा डेडिकेटेड फोर्सेस हैं, हमारे से भी ज्यादा डेडिकेटेड लोग काम कर जी सर। रहे हैं। जब तक मैं नॉर्थ ईस्ट में नहीं गया था और असम राइफल की पोस्टिंग नहीं आती, दैट वाज, मेरे को तो पता ही नहीं था कुछ भी। और वहां पर जाने के बाद मेरे को पता लगा इट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। राइट। ये है। सर ऑपरेशनली क्या डिफरेंस होता है जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में? कुछ टेरेन का फर्क होता है जब आप नहीं, ऑपरेट करते टेरेन जो है जम्मू और कश्मीर की और नॉर्थ ईस्ट की लगभग सेम है। यहाँ पर बर्फ पड़ती है, ठंडा है। वहां पर ऐसा नहीं है, अरुणाचल वगैरह को छोड़ के बाकी जगह पे ऐसा नहीं है। नागालैंड, मणिपुर, जिधर जिधर मैंने ऑपरेट किया तो वहां पर तो बर्फ नहीं पड़ती। मिलिटेंसी तो सब जगह सेम ही है। देखो, बहुत ही प्लेसेस जो यूथ है वो वेपन लेके घूम रहा है और हैं? उसकी जी। लड़ाई जो है आर्मड फोर्सेस के साथ है, ये तो है ही है। बाकी कुछ डिफरेंसेस हैं जो कश्मीर में अलग हैं, नॉर्थ ईस्ट में अलग हैं। नॉर्थ ईस्ट में थोड़े से इथिकली वो स्ट्रांग हैं, वो सारी अच्छी चीजें हैं उनकी, चाहे मिलिटेंट हैं। लेकिन अगर मैं अनार्म्ड घूम रहा हूँ तो मेरे पर फायर नहीं करेंगे, एम्बुलेंस पे फायर नहीं करेंगे, लेडीज को नहीं मारेंगे। कश्मीर में ये कुछ नहीं देखते। कश्मीर में ये इस हद तक जाते हैं कि खुद को भी उड़ा देंगे, बाकी को भी उड़ा देंगे, बम ब्लास्ट कर देंगे, बच्चों को मार देंगे, स्कूल में मार देंगे, वो कुछ भी एनीथिंग दे कैन डू। गाँव वालों को शील्ड बना देंगे, कश्मीरियों को शील्ड बना के तो उन्हीं को बता रहे हैं कि आप माँ आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। नॉनसेंस। जी सर। कोई डिफरेंस नहीं है, है। बच्चे हो, हाँ, फैमिली हो, कश्मीर के कोई कश्मीर डिफरेंस की नहीं। मिलिटेंसी में कश्मीर के मिलिटेंट जो है उनके लिए सिर्फ यू नो ब्रूटलनेस ये है कि खौफ कैसे पैदा करना। जी। और बाकी और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मतलब है कि इस तरफ जेएंडके में एक्सटॉर्शन कम होती है, उस तरफ एक्सटॉर्शन पे ही मिलिटेंसी मिलिटेंसी सर्वाइव करती है। यहाँ पर लड़ते हैं, सामने आमने की लड़ाई होती है, तो वहां पर इस तरह से नहीं होती। यहाँ पर बिल्ट अप एरिया में कश्मीर में लड़ाई होती है, वहां पर बिल्ट अप एरिया में कम होती है। यहाँ पर ये कश्मीरियों को शील्ड बनाते हैं और कश्मीरियों को मरवाते हैं। वहां पर नॉर्थ ईस्ट में लोग सिविलियंस को शील्ड नहीं बनाते। और जब होता है एम्बुश वगैरह करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि जहां तक हो सके उनकी अपनी पॉपुलेशन बीच में ना आए। तो वो सारे डिफरेंस है। जी सर। सर एक स्टोरी भी है ना, वो डेथ थ्रेट आपको मिला था नॉर्थ ईस्ट में, वो नॉर्थ ईस्ट में ही था ना? हाँ, वो नॉर्थ ईस्ट में ही था यार। वो ना वो एक ऐसे ही मेरी यूनिट जो है वो जा रही थी जिसके साथ मैंने ज्यादा काम किया था, और जो दूसरी जी। यूनिट आ रही थी तो शायद मेरे पास इंफॉर्मेशन वगैरह काफी रहती थी, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इसको इस यूनिट के साथ कुछ टाइम तक रखते हैं जब तक
ये यहाँ ये नई यूनिट जो है वो सेट नहीं हो जाती। तो इस चक्कर में उन्होंने मेरे को रख लिया, और मिलिटेंट्स को पहले तो ये था कि जा रहा है, तो जब उनको पता लगा कि जरा ये तो इधर ही रुक गया है, तो उन्होंने वो चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी ने परेशान किया मेरे को, और उस चिट्ठी के चक्कर में फिर मैंने उनको ढूंढना शुरू किया। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है वहां पर कि जिसको चिट्ठी लिख दें उसको छोड़ दें, लेकिन मैं बहुत बहुत लकी बंदा हूँ। बहुत लक ने बहुत फेवर किया मेरा पूरी थ्रू आउट जर्नी, कि मैंने उसको मार दिया 1 हफ्ते के बाद। दैट्स हाउ दैट। सर तो चिट्ठी में मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, चिट्ठी में सर क्या लिखा था उन्होंने, मतलब? चिट्ठी में लिखा हुआ था उन्होंने कि सॉरी टू इन्फॉर्म यू मेजर शर्मा that your name has been deleted from existing human being list. You are a good man, but we don't have any other option. Take care, big man. मतलब कि बड़े आदमी, ध्यान रखना, तेरे को उठाने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हालांकि तू अच्छा बंदा है, लेकिन क्या करे। Deleted from humanity. Humanity, and we don't have any other option. That is stupidity। ऐसे ही मतलब है कि उन्हें चिट्ठी ना लिखते तो क्या पता ऐसे ऐसे मेरे को अटैक कर सकते थे। जी जी। ये होता, उन्होंने मेरे को भी अलर्ट कर दिया लाइक दैट। मेरे को भी उन्होंने चौकस कर दिया कि हाँ अलर्ट है। जी सर, बिल्कुल। तो आपको लगता है वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, चिट्ठी लिख के भेज दिया कि अब तो नॉर्मली उनके क्या साथ ही क्या होगा? होता है ना कि वो जिसको लिखते हैं तो वो उसको ठोक ही देते हैं, या उसको हाँ उसके उसके साथ उसको उसके ऊपर फायरिंग वगैरह कर ही देते हैं, या उसको इलिमिनेट कर देते हैं। पता नहीं क्या रहा होगा उनके दिमाग में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आई एम लकी, टचवुड, गॉड वाज देयर विद मी, और ये हो गया। जी सर। सर आप भी कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और सेना मेडल हैं, तो कुछ ऑपरेशंस के बारे में बताना चाहेंगे? ये तीनों मेडल्स के पीछे जो ऑपरेशंस थी। यार ऑपरेशंस के बारे में तो क्या है, ऑपरेशन सारे मेरा जो है ना फाइट फाइट ही है, सब जी सर। लड़ाइयों वाले ऑपरेशंस हैं। मैं आपको इस तरह से बताना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट में मैं और मेरी कंपनी, जो हम 2 ढाई साल वहाँ पर रहे हैं, तो उसमें वी वर एबल टू एलिमिनेट 44 मिलिटेंट्स। हमने 44 मिलिटेंट मारे थे, 300 एप्रीहेंशन थी, 300 जिंदा पकड़े थे, और 93 वाज वेपन रिकवरी, 93 हथियार पकड़े थे, और बाकी बहुत सारा साजो सामान, पैसा वैसा जो कुछ बहुत कुछ पकड़ा गया था। और उसके अलावा जो हमने किया था, मेरी कंपनी को 48 अवार्ड मिले। और ये 48। 48 आप देख रहे होंगे कि ये 3 इसको मिले, तो 3 में ये जो आपके व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनको ये बताना जी चाहता हूँ कि माई कंपनी गॉट 48 अवार्ड्स। और वहाँ पे होम बहुत सारे, बिकॉज असम राइफल्स का होम मिनिस्ट्री, तो उसमें ना बहुत सारे अदर अवार्ड्स भी होते हैं, जैसे पीएमजी, जी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, गवर्नर गोल्ड मेडल, गवर्नर सिल्वर मेडल, इस तरह के अवार्ड भी बहुत सारे होते हैं। सेना मेडल, कमेंडेशन कार्ड, डीजी कमेंडेशन कार्ड, डायरेक्टर जनरल असम राइफल जो होता है उसके कमेंडेशन कार्ड, शौर्य चक्र मिला था। मेरे साथ था एक लड़का सुनील, उसको सेना मेडल बहुत सारे मिले हैं। ऑल टाइप ऑफ अवार्ड्स। सर, ये तीनों अवार्ड आपको नॉर्थ ईस्ट में ही मिले थे क्या? ये तीनों नॉर्थ अवार्ड नॉर्थ मेरे ईस्ट को में थे? नॉर्थ ईस्ट में मिले थे। उसके अलावा जी मेरे को वैली में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला था, और राइट। उसके बाद फोर्स कमांडर कमेंडेशन कार्ड मेरे को यूएन मिशन में मिला था। कारगिल में भी साइटेशन भेजी थी, लेकिन उस टाइम पे इतनी ज्यादा साइटेशन चाहिए, इतना कुछ, तो उस सबको कुछ नहीं मिलता। बहुत सारी कैजुअलिटी हो रखी थी, बहुत लोग। और वहाँ पे असम राइफल में भी मेरा जो है एक अशोक चक्र का, एक विशिष्ट सेना मेडल का, वीएसएम का भी साइटेशन किया हुआ था। बट सबको सब कुछ नहीं मिलता, बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ छूट जाता है। बस जी सर। आर्मी में या कोई भी बेल्ट फोर्स, सारे आर्मड फोर्सेस, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ना
अवार्ड के लिए काम करता है, ठीक है। जी सर। ये सारा कुछ आफ्टर, और मैं बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज को जानता हूँ जिन्होंने शायद मेरे से भी बड़ा ज्यादा काम किया होगा, लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिले। और उनमें हमारे जनरल के अपने ब्रिगेडियर अजीत भी हैं, जो खालूबार पे लड़े थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको, जो डिजर्व करते हैं लेकिन नहीं भी मिलता है, जो नहीं डिजर्व करते हैं वो एक आधे केस में उनको भी मिल जाता है। बाकी 95% सिस्टम इज फेयर। इट इज, लेकिन अवार्ड के लिए कोई काम नहीं करता। इट इज आफ्टर एक्शन जो है, जो होता है, जो भी होता सर तो ये अवार्ड का प्रोसेस क्या होता है? मतलब कमांडिंग ऑफिसर साइटेशन भेजते हैं या रेकमेंड करते हैं, कैसे होता है ये अवार्ड मिलता? कैसे है। नॉमिनेट कैसे होता है ये आपको? सारा कुछ पता नहीं, आई डोंट नो, मेरे को शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जी जब आपका ऑपरेशन वगैरह हो जाता है, वो ऑपरेशन कैसा हुआ था, उसमें कोलेटरल डैमेज कितना हुआ, अपनी कैजुअलिटी कितनी हुई, उनकी कितनी हुई, ये सारी चीजें उसमें मैटर करती हैं। कितने मिलिटेंट मरे, और उसके बाद हायर हेडक्वार्टर को लगता है, जब इट इज नॉट कमांडिंग ऑफिसर, हायर हेडक्वार्टर को जब लगता है कि हाँ ये ब्रेवरी के लिए रिकग्नाइज होना चाहिए इंडिविजुअल, तो उसकी साइटेशन मांगी जाती है कि आप भेजो इसकी साइटेशन। फिर वो साइटेशन चेन में जाती है ऊपर, ये सारे ओके। फॉर्मेशन से साइन होती हुई ऊपर पहुंचती है। फिर प्रोवाइडेड ये भी होना चाहिए कि कोई ह्यूमन राइट का केस आपके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, कोई कोई इंक्वायरी नहीं चल रही होनी चाहिए। बहुत सो मेनी थिंग्स आर देयर। और फाइनली जब ये ऊपर जाके जब ये अप्रूव होती है, नहीं अप्रूव होती है, उसके बाद इट इज डिसाइडेड ऑन नो नेशनल डेज, टू नेशनल डेज, अपना 15 अगस्त और 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे की डिक्लेयर होते हैं ना कि who got all what। जी सर। सर रिटायरमेंट का क्यों सोचा सर आपने? नहीं, रिटायरमेंट मेरी एज हो गई थी यार, मेरे को भेजना ही था उन्होंने। अच्छा। मैं तो बिल्कुल नहीं आना चाहता ओके था। सर। एंड ओके सर। मैं तो अभी भी जाने के लिए तैयार हूँ वापस, कहीं भी जी फील्ड सर। में, पीस में, कहीं पे भी विदाउट में भी बुलाएं तो मैं चले जाऊंगा, ठीक है। मेरे को वर्दी, मेरे ठीक को है सर। यूनिफॉर्म दे दें, वेपन दे दें, और कहीं भी बुला लें, आई एम रेडी। जी सर, बिल्कुल। सर लाइफ पोस्ट रिटायरमेंट कैसी है? इट इज गुड यार, आई एम एंजॉइंग। आप जैसे लोग बुला लेते हैं, कहीं स्कूल कॉलेज के बच्चे बच्चे बुला लेते हैं, और जो चीज़ें बहुत सारी मैंने मिस की हैं 40 साल में, 38 ईयर्स इन यूनिफॉर्म, तो अपने दोस्तों से मिल लेता हूँ, विवाह शादियाँ अटेंड कर लेता हूँ, किसी के क्रीमेशन पे चले जाता हूँ, किसी के फंक्शन पे चले जाता हूँ। तो आई एम एंजॉइंग लाइफ। आर्मी से बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। बट चलो, ये फेज भी आता है, ये टाइम भी आता है, एंड रिस्पेक्टफुली आप ठीक ठाक 38 ईयर्स फॉर एवर इन ऑपरेशन रहने के बाद 11 जाते हो, बढ़िया। पॉजिटिव साइड इज की आई एम मीटिंग एवरीबॉडी, मीटिंग ओल्ड रिलेटिव्स, ओल्ड फ्रेंड्स, इट इज गुड। तो ट्रांजिशन करने में थोड़ा डिफिकल्ट, कभी डिफिकल्टी होता है? आई मीन शुरू सिविल में का जब माहौल आपने अलग है, जो रिटायरमेंट हमारे की। को आदतें पड़ी होती हैं, हम बहुत डिसिप्लिन है, बिल्कुल टाइमली। तो कई बार ऐसे हुआ है कि जहां पर मेरे को 9:30 बजे जाता तब भी चल जाता, लेकिन 8 बजे का टाइम था, 8 बजे गया और 1.5 घंटा देखता रहा जी सर। दीवारें। तो बहुत बहुत सारी चीजें। तो पहला 1 साल लगा मेरे को ये धोखे खाते हुए। तो अभी मेरे को भी पता है कि हाँ, वो तो 8 बजे लिखा हुआ है, तो 10 बजे ही होगा। और यू नो, आदत में शामिल हो जाता हाँ, है सर। बाकी किसी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स वगैरह में जाते हो तो निकलता नहीं है ना। मतलब कि हमारे को अपने विद इन यू नो पेरीफेरी, अपने अंदर जो भी आर्मी में काम होते हैं, तो उनके लिए वो तो उसी वक्त हो जाते हैं, सारा कुछ जो भी करना होता है, दैट इज विद इन टाइम फ्रेम। बाहर आके टाइम लगता है, बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, लोग दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। और ऑनर करते हैं लोग कि फौजी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पेस यहाँ पे अलग हो जाता है सर बाहर। हाँ, यहाँ पे पेस थोड़ा बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल स्लो हो बिल्कुल, जाता यू है। आर इन डिफरेंट वर्ल्ड। जी सर। और उस पेस के साथ चलना ना, आपको बहुत स्लो होना पड़ता है। फौज में आप बहुत भाग रहे होते हो, बहुत जी भाग रहे होते हो, बहुत दौड़ होती है। और यहाँ पर अचानक आपको बोलता है कि धीमे चल में चलना है, बिल्कुल ही, है ना। जी सर। किसी को बोलो ना जी कि सर। साइकिल कितना आस्ते चला सकता है, तो वो कर। तो हमारे को हमेशा फास्ट चलाने की आदत है, तो
स्लो चलाना, दैट इज। जी सर। सर कोई एडवाइस आप यंगस्टर्स को देना चाहेंगे जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते इंडियन आर्मी जो ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। इंडियन आर्मी से बढ़िया कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती, एंड बीइंग पार्ट ऑफ दैट फॉर 30 years, और जितना आप अपने लिए अच्छा करना चाहो वो सब कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहां पर ना अगर जाना है तो उसको ना नौकरी समझ के, या वहां पर सर्वाइवल के लिए नहीं जाना है। अगर जाना है तो फुल पैशन के साथ जाना है कि मैंने देश सेवा करनी है। बाकी गवर्नमेंट लुक आफ्टर करती है, बाकी आर्मी आपका ध्यान रखती है, लेकिन आपने आर्मी का ध्यान रखना है, अपने देश का ध्यान रखना है, इस जज्बे के साथ और साथ में गौर करते हुए अपनी अगर प्रोग्रेस भी, आप अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा रहे हैं, एजुकेशन बढ़ा रहे हैं, और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में है कि मैं ऑफिसर बना हूँ, कोई अपनी मैंडेटरी सर्विस करके आके बाहर अच्छा करना चाहता है, तो उस तरह से उस जज्बे के साथ जाना चाहिए। स्टे फिजिकली फिट, मेंटली यू नो अच्छे होने चाहिए आप। दिस इज व्हाट इज, अगर आप आर्मी में ही जाने के लिए हैं? जी सर। वो कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल। प्रिपेयर योरसेल्फ, मतलब कि आप इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि अगर आर्मी सोच रखी है तो फिर आर्मी में जाएं। और जज्बा तगड़ा है ना, तो फिर कोई चीज रोक नहीं सकती है आपको जाने से। जी सर। बिल्कुल। अगर जज्बे में कमी है और जाना भी चाहते हो तो फिर नहीं होगा। आप आर्मी में जाना चाहते हो लेकिन दौड़ नहीं पा रहे, तो सॉरी, दिस इज नॉट प्लेस फॉर यू। या सही, अग्निवीर स्कीम के बारे में भी बहुत बातें हो रही है आजकल, तो आपका यार क्या व्यू पॉइंट है? अग्निवीर के बारे में, हाँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सारे अलग अलग बातें कर रहे हैं। जी। लेकिन अग्निवीर का, इफ यू आस्क मी, तो इट इज ए न्यू स्कीम। ठीक है, इतने बड़ी कंट्री में कितनी आर्मी चाहिए, आने वाला टाइम कैसा होगा, आने वाली आर्मी कैसी होनी चाहिए, ये पॉलिसी मेकर ने जो सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा। और दूसरा, अगर ये नहीं चलेगी तो, या अभी तो ये एक एक्सरसाइज है ना, और पहला बैच आया है, दूसरा बैच, तो 4 साल के बाद जब ये वापस जाएंगे बाहर जाके क्या करेंगे, तो दोबारा सोचा जा सकता है ना। तो जी सर। अभी तो इट इज अ ट्रायल, और ट्रायल में आप ये नहीं कह सकते कि ये खराब है, ये अच्छी है। ये ट्रायल के बाद पता लगता है कि क्या है क्या नहीं है। तो जी सर। इनिशिएटिव बहुत ज्यादा लोगों को अगर मौका मिलेगा तो ये भी अच्छी बात है। मोर नंबर ऑफ पीपल कैन इंटर, दैट इज गुड। और बाकी वंस 3-4 बैच 4 साल की अपनी नौकरी करके वापस कैसे बाहर जाते हैं, बाद में जिन यूनिटों में रह के गए हैं वो यूनिटें कैसे करती हैं, देन फाइनल कॉल कैन बी टेकन कि हाँ कितने परसेंट रखने हैं, नहीं रखने हैं। जी सर। एब्सोल्युटली। थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला और अरे नहीं, हमसे बात किया सर। बिल्कुल बिल्कुल ऑनर, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके। और जी सर, कि बिल्कुल। अगर आपकी आवाज़ के साथ मिलके मेरी आवाज़ किसी के पास पहुंचती है और किसी का बेनिफिट हो सकता है, तो इट इज़ वेरी गुड ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल पहुँचेगी सर, और बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी रही है आपकी, तो लोगों को बहुत सीखने को भी मिलेगा, और खासकर यंगस्टर्स को जो इंडियन आर्मी जॉइन करना चाहते हैं। थैंक थैंक यू यू सो सो मच वेरी सर। मच, थैंक यू। जय थैंक यू सर। जय हिंद सर, जय हिंद।